Yesterday I explained you about the functions of the constitution and I explained you two functions of the constitution. मैंने आप लोगों को बताया कि there is a need of coordination between the people of the society, and until and unless there is a coordination between the people of the society, people cannot live together peacefully. So constitution has to maintain this rule and regulation that all people of the community should live peacefully and they should live together with coordination. The second function I explained you that the constitution specifies who has the power to decide, who will take the decisions, and it decides how the government will be constituted. Means that the constitution has the power. It tells us that who has the power to decide, who has the decision making power, and it decides how the government will be constituted. Not only this, कि डिसीजन कौन लेगा, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि गवर्नमेंट अगर डिसीजन लेगी तो गवर्नमेंट डिसीजन किस तरीके से लेगी ये भी बताएगा, साथ में ये भी बताएगा कि गवर्नमेंट खुद कैसे बनाई जाएगी, गवर्नमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, गवर्नमेंट को कौन बनाएगा, ये भी बताया जाएगा. ठीक है, अब हम देखेंगे कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के भी अपने लिमिटेशंस होते हैं. तो ये क्या कैसे लिमिटेशन है ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. बट दिस इज क्लियरली नॉट इनफ. सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, बट देन दिस अथॉरिटी पास्ड लॉज दैट यू थॉट वर पैटेंटली अनफेयर. अब देखो जैसे भी आपने मुझे कहा कि मैडम आप हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले लीजिए, मैंने आप लोगों के हिसाब से डिसीजन लिए, लेकिन आप मुझे ये कहते हो कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो अनफेयर है. समझे मेरी बात कि डिसीजन लेने की पावर आपने कहा कि आप ले लीजिए डिसीजन, आई एम टेकिंग द डिसीजन, बट अब थोड़े देर के बाद आप मुझे ये कहते हो कि मैडम यू आर अनफेयर. तो अब ये क्या है, एक लिमिटेशन है. इसका मतलब ये है कि द गवर्नमेंट नॉट ओनली हैज टू टेक द डिसीजन बट द गवर्नमेंट हैज टू सी दैट किसी के साथ में कुछ अनफेयर ना हो. ठीक है, ये भी गवर्नमेंट को देखना है. अब अगर गवर्नमेंट ये नहीं देखे कि किसी के साथ जो है कुछ अनफेयर हो रहा है तो उस गवर्नमेंट का साथ में क्या करना है फिर. अब लोगों के पास फिर से ये राइट्स है कि इस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि ऐसी अनफेयर गवर्नमेंट को पीपल हैव द राइट टू रिमूव इट, उसको हटा सकते हैं. It prohibited you from practicing your religion, for instance, or it enjoined that clothes of a certain color were prohibited, or that you were not free to sing certain songs that people you belong to a particular group. सपोज करो कि भी मैं गवर्नमेंट जो है ना आपसे कहे कि आपको भाई इस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं. ठीक है, गवर्नमेंट कहे कि आपको ये रिलीजन फॉलो नहीं करना है, गवर्नमेंट आपसे कहे कि ये वाला गाना नहीं गाना है, गवर्नमेंट किसी कास्ट को जो है ना आउटकास्ट कर दे और उसको जो है ना कहे कि उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करे, और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरीली अरेस्ट समवन, किसी को भी जो है ना अरेस्ट कर ले. तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ये कौन बताएगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा. दिस विल आल्सो बी इन्फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. You would obviously think that these laws were unjust and unfair, and even though they were passed by government, they had come into existence based on certain procedures. अब देखो कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं एंड गवर्नमेंट हैज फॉलोड सर्टेन प्रोसीजर्स. गवर्नमेंट ने कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो किया है ऐसे डिसीजन लेने के लिए. तो इसका मतलब ये है कि देयर वुड बी समथिंग ऑब्वियसली अनजस्ट अबाउट दैट गवर्नमेंट इनैक्टिंग दीज लॉज. सो अब तीसरा फंक्शन जो है ना वो गवर्नमेंट का क्या होगा. तीसरा फंक्शन गवर्नमेंट का ये होगा कि सो द थर्ड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स on what a government can impose on its citizens.
गवर्नमेंट के ऊपर कुछ जो है रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी, कुछ लिमिट्स लगाए गए हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके के डिसीजन जो है वो सिटीजन्स पर इम्पोज कर सकती है। These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. There are certain fundamental rights that the government cannot take these rights from the citizens. ये जो राइट्स है, ये राइट्स गवर्नमेंट को फॉलो करने होंगे, गवर्नमेंट को ध्यान में रखने होंगे, और गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सिटीजन से उसके इन बेसिक राइट्स को नहीं छीन सकती है। अब देखो, जो अभी मैंने आपको बातें एक्सप्लेन की थी, मैंने आपसे ये कहा था कि सपोज करो एक डिसीजन पास कर दिया जी आपको ऐसे वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, गवर्नमेंट ने ये कह दिया जी आप जो है ना इस तरह से पूजा नहीं कर सकते हो, आप इस रिलीजन को फॉलो नहीं करोगे, तो गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन ले ही नहीं सकती है। क्यों? बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एंड गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी गिवन दीज फंडामेंटल राइट्स एंड गवर्नमेंट हैज नो पावर टू ट्रेसपास दीज राइट्स। इन राइट्स को वो छीन भी नहीं सकती किसी से। समझ में आ गया? तो व्हाट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? The third function of the constitution is that it cannot impose any unfair rules, unfair laws on its citizens. These limits are fundamental in the, ये जो limits है, इस limits को क्या कहा गया है? Fundamental, मतलब these are the जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट को लिमिटेशन में रखते हैं, गवर्नमेंट पर एक लिमिट लगाते हैं, गवर्नमेंट पर जो है ना एक अंकुश लगाते हैं कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी से कुछ नहीं कर सकती है, उसको जो है ना सबकी सहमति का ध्यान रखना होगा। Then comes constitution limit the power of government in many ways. The most common way of limiting the power of the government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens and which no government can ever be allowed to violate. हमारे पास सबके पास फंडामेंटल राइट्स है एंड नो गवर्नमेंट कैन अलाउड टू वायलेट, और कोई भी जो है ना इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। The exact content and interpretation of these rights varies from constitution to constitution. अब हर कॉन्स्टिट्यूशन, हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरीके के राइट्स अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। कहीं पर इकोनॉमिक राइट्स है, कहीं पर पॉलिटिकल राइट्स है, कहीं पर सोशल राइट्स है, कहीं पर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन पर और ये डिपेंड करता है वहां के गवर्नमेंट पर और वहां के लोगों पर। ठीक है, दिस इज वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट. Citizens will normally have the right to some basic liberties, जैसे कि कुछ बेसिक लिबर्टीज हैं जो कि हर सिटीजन को दी जाती है, जैसे उसको राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, ठीक है, आप कोई एसोसिएशन बना सकता है, जैसे राइट टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस, वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी ट्रेड कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन एडेप्ट कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, बशर्ते इलीगल नहीं हो, बशर्ते वो कोई गैर कानूनी काम नहीं हो। In practice, these rights can be limited during times of national emergency. लेकिन एक कंडीशन है when these rights can be limited. And what is that condition? That condition is the condition of emergency. Emergency की कंडीशन में इन राइट्स को हम लिमिट कर सकते हैं, गवर्नमेंट लिमिट कर सकती है। Now comes aspirations and goals of a society. जो aspirations है and goals of a society, इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई भी सोसाइटी जो है वो अपने आप को डेवलप करना चाहती है, अपनी ग्रोथ चाहती है, उसने अपने कुछ गोल्स फिक्स किए हैं। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस बात को भी जगह दी गई है कि कोई सिटीजन, कोई लोग अगर अपने डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं तो उनके डेवलपमेंट में गवर्नमेंट रास्ते में नहीं आएगी, गवर्नमेंट उनके डेवलपमेंट में रुकावट नहीं बनेगी,
उनके गोल्स को फुलफिल करने में, अगर वो अपने गोल्स को फुलफिल करने में अगर सिटीजन सक्षम है, तो कैपेबल है, तो गवर्नमेंट उनको रोकेगी नहीं। Most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision-making power and setting some limits to government power. जो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई कोई डिसीजन लेना है और उस डिसीजन को इम्पोज करना है, दैट इज इट, बस ये उनका काम है, ठीक है। लेकिन बट मैनी 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशंस, लेकिन जो 20th सेंचुरी के कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं कि जैसे कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक एग्जांपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोवाइड करता है इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स। गवर्नमेंट जो है वो कुछ पॉजिटिव काम करेगी, कुछ पॉजिटिव काम करेगी कि लोगों के हितों को, लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगी, लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में उनको हेल्प करेगी, लोगों को अपने गोल्स को अचीव करने में गवर्नमेंट हेल्प करेगी। The Indian Constitution was particularly innovated in this respect. ये बिल्कुल एक नया और एक अनोखा तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इस बात को भी ध्यान रखा जाता है। सोसाइटीज विद डीप एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज, अब देखो हमारी जो सोसाइटी है वहां पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज पाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं और बहुत सारे लोग जो है वो कम लोग अमीर हैं, गरीब ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को क्या ध्यान में रखना होगा? गवर्नमेंट को ध्यान में रखना होगा कि जो लोग अमीर हैं वो गरीबों को एक्सप्लॉइट न करें और जो गरीब हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। एंड इफ दे फेल टू fulfill their requirements, the government will take the initiative to help the people who need the help. तो ये क्या है? They will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality. माने inequality को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को डिसीजन लेने होंगे और ये क्या है? ये जो है गवर्नमेंट के सामने एक क्या होगा? एक एजेंडा, और ये कौन तय करता है? ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट को जो डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन जो है वो अनफेयर नहीं होने चाहिए एंड गवर्नमेंट को सभी लोगों के एस्पिरेशंस को, गोल्स को ध्यान में रखना होगा। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो सबके इंटरेस्ट में लेगी। For example, India aspires to be a society that is free of caste discrimination. हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सोसाइटी हो जो आइडियल हो और जहां पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं हो। अब इफ दिस इज अवर सोसाइटीज एस्पिरेशन, तो अगर हमारी इस सोसाइटी का ये एस्पिरेशन है, ये क्या है? एक हाई लिमिट है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। दो टिल नाउ वी हैव नॉट अचीव्ड इट, बट we want to achieve this aspiration, we want to achieve this goal. तो इसको अचीव करने के लिए क्या करना होगा? गवर्नमेंट को ऐसे डिसीजन लेने होंगे जहां पे कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन न हो। जैसे कि the government will have to be enabled or empowered to take all the necessary steps to achieve this goal. In a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन था, वहां पे अपार्थीड की पॉलिसी थी, वहां पे रंग भेद नीति थी, वहां पे गोरे काले का भेदभाव था। जो गोरे लोग थे वो बहुत कम संख्या में थे और जो काले लोग थे वो ज्यादा संख्या में थे, बट जो गोरे लोग थे वो काले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। और आपने देखा था कि नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से जो है ना फाइनली जो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी उसको खत्म करवाया और साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंट करवाया। ठीक है, तो यही जो है चीज हमें देखनी है कि इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब वहां का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है तो सच में आप ये देखेंगे ना कि जब वहां के लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी से इतना नुकसान उठाया और इतना लंबा संघर्ष किया उन्होंने अपने आप को फ्री कराने के लिए, उस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को खत्म करने के लिए, तो डियर यहाँ अब वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, इसको पूरी तरीके से जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है।
More positively, a constitution may enshrine the aspirations of a society. The farmers of the Indian constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity. हमारी सोसाइटी में हर एक व्यक्ति को इतनी उसके पास में सोर्सेज होने चाहिए कि वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके और अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में रह सके। इसके लिए क्या करना होगा? उसके वेलबींग को ध्यान में रखना होगा और उसके वेलबींग को पूरा करने की ये जिम्मेदारी अब किसकी आती है? गवर्नमेंट की आती है। इफ ही और शी इज अनेबल टू take care of his well-being, then it is the duty of the government कि वो उसके well-being का ध्यान रखे, उसको minimum requirements जो है वो अवेलेबल हो, जैसे कि मटेरियल वेलबींग उसको अवेलेबल हो। मटेरियल वेलबींग जैसे कि हमारे यहाँ पे जो लोग गरीब हैं उनके लिए गवर्नमेंट राशन कार्ड्स बनवाती है और गवर्नमेंट जो है ना उन लोगों को जो है फैसिलिटेट करवाती है राशन से सब्सिडाइज्ड रेट्स पर। इन द सेम वे एजुकेशन की पॉलिसी, तो जो लोग एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों को गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। The Indian Constitution enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. ये जो मेजर्स हैं ये लीगली एनफोर्सिएबल है, इनको लीगली एनफोर्स किया जाता है। As we go on studying the Indian Constitution, we shall find that such enabling provisions have the support of the preamble to our Constitution. जब हम इन लॉज की बात करते हैं और हम कहते हैं कि these laws are enforceable, इनको इम्पोज किया जाता है, इनको फोर्सफुली इम्पोज किया जाता है, तो हम ये बात कहेंगे कि ये हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन किया गया है। हमारे प्रियम्बल में क्या मेंशन किया गया है कि हम सोशलिज्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, हम सोशलिज्म को फॉलो करेंगे, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा एक रिपब्लिक है, ठीक है, हमारा एक सॉवरेन कंट्री है, हमारा एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सोशलिज्म तो हम बात करते हैं कि सभी को सोसाइटी में इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं एंड अलोंग विद दीज फंडामेंटल राइट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो प्रोवाइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड अस द वेलफेयर फॉर राइट्स। ये हमें वेलफेयर का ध्यान रखते हैं, हमारे हितों का ध्यान रखते हैं, ये कल्याण का ध्यान रखते हैं। दो दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ but these are very important, these are very important for the well-being development of the people. So now we come to know about the fourth function of the Constitution, and the fourth function of the Constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society. तो ये क्या है यहाँ पर कि जो fourth function है वो क्या है? Is to enable the government to fulfill the aspirations, है ना? फुल एस्पिरेशंस को फुलफिल करना ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस, माने कि उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करना और ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करना जहां पर कि जस्ट सोसाइटी क्रिएट हो सके। जस्ट माने न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण माने कि सभी को इक्वल राइट्स, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके, जहां कोई किसी के हितों को वायलेट न करे। इसके बाद हम देखेंगे कि फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, सबकी अपनी डिग्निटी है, सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, उसको भी सुरक्षित रखा जाता है, उसको भी प्रिजर्व किया जाता है। तो ये भी जो है बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर This means the people as a collective entity come into being only through the basic constitution.
It is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed. कैसे govern किया जाना चाहिए उनको, and who should be governed, that one forms a collective identity. One has many sets of identities that exist prior to a constitution, but by agreeing a certain basic norms and principles, one constitutes one's basic political identity. देखो भाई, एक व्यक्ति, उसकी अलग अलग पहचान है, उसकी अलग अलग पहचान है, उसकी सोशल आइडेंटिटी है, वो किस कास्ट से आ रहा है, किस क्लास से आ रहा है, उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उसकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है, उस पहचान को हमें प्रिजर्व करना है। उस पहचान को हमें प्रिजर्व कैसे करना है? उस पहचान को हमें प्रिजर्व करना है उस पहचान को हमें प्रिजर्व करना है। अभी एक लड़की भारती ने एक मीटिंग ज्वाइन की है और एक लड़का जो है हिमांशु ने मीटिंग ज्वाइन की है। टाइम पता है आपको कितना हो गया है? आप इस समय पर मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, आपको मालूम है टाइम कितना हुआ है? एंड आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट विद यू। आई विल टेक द डिसीजन। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तुम्हारा कुछ ना कुछ तो इलाज करना होगा ना, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। बीमारी थोड़ी बढ़ानी है, कंट्रोल करना है उसको, इलाज करना पड़ेगा ना, उपाय करने पड़ेंगे। आज मैं एक मैम मैं ऑलरेडी क्लास में थी। बेटा फिर वहां पे लॉबी में शो हो रहा था कि गेस्ट आप अभी आए हो। मैम वो कनेक्शन चला गया था तो अपने आप ही कॉल कट की थी इस वजह से। मैम मैंने दोबारा अच्छा, रीजॉइन करा था। ओके। नहीं फिर भी आप जो है ना, आप देखें कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्या मैं उनके पेरेंट्स से पर्सनली बात करूंगी आज। आप लोगों के कहने पर ये लाइव क्लास का सिस्टम शुरू किया, एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो हम इतना लेबर क्यों करेंगे भाई, इतना पेन हम क्यों लेंगे? आप लोग क्लास में आ चुके हो, रोल नंबर अलाउट हो चुके हैं, क्लास शुरू हो चुकी है, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। तुमको खुद ही नहीं पता तुमको करना क्या है। और आज तो मैंने सुना तुम्हारा रिजल्ट भी आ रहा है। सो second, constitutional norms are the overarching framework within which one pursues individual aspirations, goals and freedoms. The constitution set authoritative constraints upon what one may or may not do. कोई व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ठीक है? वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये भी गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है। It defines the fundamental values that we may not trespass. देखो, हमने आपको कहा कि Constitution has provided fundamental rights to every citizen. In the same way, it is also important that certain fundamental values should be given, fundamental values should be provided to the citizens of the country, ताकि सभी values का ध्यान रखा जाए। So the Constitution also gives one a moral identity. उसकी अपनी एक नैतिक पहचान बनी रहे। Third and finally, it may be the case that basic political and moral values are not now shared across different constitutional traditions. If one looks at constitutions around the world, they differ in many respects. अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरीकों से जो है ना डिफरेंट होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे एंजॉय इन मैनी प्रोसीजरल डिटेल्स, बट दे ऑल्सो शेयर अ गुड डील. Most modern constitutions create a form of government that is democratic in some respects. Most claim to protect certain basic rights. देखो,
कुछ गवर्नमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जो अपनी गवर्नमेंट को बेसिक राइट्स को प्रिजर्व करने को कहते हैं, कुछ जो है इस तरीके के राइट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अलग अलग प्रोविजंस सेट किए गए। सभी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस एक जैसे नहीं है, दे डिफर इन द प्रोसीजर्स, दे डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट, इन द फॉर्म ऑफ राइट्स, वो डिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे जर्मनी में जर्मन आइडेंटिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकल जर्मन, द कॉन्स्टिट्यूशन गेव एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी। जर्मन के जो लोग हैं, मतलब उनको क्या, उनको एथनिकली, एथनिकली माने कि वो बेसिकली जर्मन होने चाहिए। तो जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो जर्मन के जो लोग हैं उन्हीं लोगों को जो है ना पहचान दी गई है, उन्हीं लोगों के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है या डायरेक्शंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी, हमारी अपनी कोई एथनिक पहचान नहीं है, हम कोई ट्राइबल या हम कोई जो है ना एथनिसिटी के आधार पर हमारी कोई पहचान नहीं निश्चित की गई है। तो ये क्या है, हम सिटीजन्स हैं, वी आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। Different nations embody different conceptions of what the relationship between the different regions of a nation and the central government should be. Regional government और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, और एक सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है, माने कि जो स्टेट में रहने वाली पॉपुलेशन है और जो सेंटर में है उनका जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाउ यू विल सी द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कैसे है। तो यहाँ इस टॉपिक को जो है ना मैं अभी ब्रेक दे रही हूँ, ये अभी ये वाला टॉपिक जो है मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये वाला एक्सप्लेन जो है मैं आपको कल करूंगी। टिल नाउ मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि टॉपिक्स जो आपको बताए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। कल जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स का लिंक दिया था, आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो कर लिए, और साथ में मैंने आप लोगों को जो एडिशनल क्वेश्चंस लिख करके दिए थे वो उसी लिंक में से क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। वो एक सीक्वेंस में ही है, आप लोग पढ़ते जाइए क्वेश्चन को और क्वेश्चन नोट करके आप अपना आंसर वहां से फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, एक बच्चे का काम कल मेरे पास आया था, एक बच्चे की पीडीएफ कल मेरे पास आई थी सनी दराल की, उसने अपना रिटन वर्क कंप्लीट किया और कंप्लीट करके उसने अपना काम मुझे भेजा था। तो डियर, क्योंकि अब कल भी मैंने पॉलिटिकल पढ़ाया था आपको और आज भी मैंने पॉलिटिकल का काम किया है, तो अब आप मुझे हिस्ट्री का काम भेज दीजिए, क्योंकि इस वीक में आपका हिस्ट्री का काम मेरे पास सारा आ जाना चाहिए, ताकि फिर पॉलिटिकल साइंस का रिटन वर्क शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो है रिटन वर्क पर भी फोकस करें, और कोई डाउट अगर आपको आता है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यू हैव टू शो इंटरेस्ट। हाँ बेटा मैम, बोलो। जो आपने हिस्ट्री का जो सिलेबस भेजा था वो भी हमें कॉपी में नोट डाउन करना है ना? हाँ बेटा कर लो, क्योंकि ये सिलेबस आपका इस साल के लिए डिलीट हुआ है ना, इस एकेडमिक ईयर में आपका डिलीट हुआ है, तो यू मस्ट नो कि आपको सिलेबस में लेसन्स पढ़ने कौन कौन से हैं, है ना। तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना तो उसी समय पर जो है ना इंट्रोडक्शन के बाद अगले पेज पर आप जो है ना उस सिलेबस को लिख लीजिए कि जैसे इन ऑल यू हैव टू स्टडी 8 चैप्टर्स इन हिस्ट्री बुक and in political science you have to study 12 chapters. You have 2 books in political science and in all we have 10 chapters each. लेकिन इस साल एकेडमिक ईयर में हमारे सिलेबस कम किया गया है, तो इस साल हमें हर बुक में 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो टोटल चैप्टर्स वी विल स्टडी 12। ठीक है, तो वो आप मेंशन कर लीजिए, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास न्यू बुक्स तो हमारे पास पब्लिश हुई नहीं है, न्यू बुक्स तो हमें मिली नहीं है, तो आप अपनी नोटबुक पर अगर मेंशन कर लोगे कि ये चैप्टर हमारा सिलेबस से डिलीट हो गया है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। और लेसन की रीडिंग करना बहुत जरूरी है, बिना लेसन की रीडिंग करे आपको लैंग्वेज कहाँ से मिलेगी, आप एक्सप्रेशन कैसे दोगे,
समझ कैसे आएगा आपको? और दूसरी बात यह है कि आपको अपने आइडियाज को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है। उसके लिए देखो, समझने के लिए, समझाने के लिए तो ठीक है कि मैंने आपको समझा दिया, लेकिन व्हाइल यू राइट, तो वहां तो आप हिंदी में नहीं लिखोगे, वहां तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो जब आपको इंग्लिश में लिखना है तो यू मस्ट हैव अ होल्ड ऑन योर लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज पर कमांड अगर नहीं होगी तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? यू मस्ट हैव ए कमांड, और कमांड के लिए कमांड कैसे आएगी? रीडिंग और राइटिंग से। ज्यादा से ज्यादा रीड करो, ज्यादा से ज्यादा लिखो और पढ़ो। आपकी जो बुक है ना, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, मुश्किल नहीं है, आपको समझ में बहुत आराम से आ जाएगी। आप उसको पढ़ करके देखो, और साथ साथ जब आप उसको एक दो बार पढ़ोगे ना, तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए भी आपको जो है ना वर्ड्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो कंपटीशन क्योंकि बहुत ज्यादा है, आर्ट्स में भी फुल मार्क्स आते हैं बच्चों के, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। 12th क्लास का रिजल्ट आपको पता होगा, 97.4% मार्क्स आए हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं एक बच्चे के, लड़की के। और 95% से भी ऊपर मार्क्स आते हैं। और आप लोग जो है ना आर्ट्स स्ट्रीम में आए हो, तो ये मत सोचो कि ये तो ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू डू, आपको करना है काम, बहुत स्कोप है इसमें। आप लोगों के पास इतने विकल्प हैं, आप लोगों के पास इतने सब्स्टिट्यूट्स हैं, आप लोगों के पास इतने ऑल्टरनेट्स हैं, आप लोग इतना कुछ कर सकते हो। लेकिन जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा आपको अपने सब्जेक्ट में, जब तक आप खुद नहीं मानोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी मस्ट है, सेल्फ स्टडी के बगैर कुछ नहीं होगा। एंड सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? रीडिंग। द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न। जितना पढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप यू विल कोऑपरेट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू। आप समझोगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। यस, कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा, आज ना तुम लोग मुझे ना अपनी अटेंडेंस, अब आज तुम लोग ना मुझे अपनी अटेंडेंस दे दो, क्योंकि मैं आज ना मुझे आज तो आप लोगों के पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी ना, कि जो बच्चे नहीं आए हैं वो तो बहुत ही गलत बात है। कोई दूसरा तो अपॉर्चुनिटी उनको दूंगी नहीं ना मैं। तो मैं एक बार जो है ना अटेंडेंस देख लूं आपकी। हाँ जी, हिमांशु शौकीन, रोल नंबर 15। अंकुर सैनी, हाँ बेटा, अंकुर सैनी 1। मैं देख रही हूँ आप लोगों को। हाँ बेटा। यस मैम। वैशाली 4 रोल नंबर, वैशाली। प्रेजेंट मैम। हाँ ठीक है बेटा। 5 साक्षी वर्मा एंड स्नेह वर्मा 6, स्नेह वर्मा 6। देन प्रेजेंट मैम। दीप्ति, वेरी गुड बेटा। 13 दीप्ति 13। प्रेजेंट मैम। ओके बेटा। 18 तुषार, 18 तुषार। एंड फिर 22 गौतम, गौतम 22। तनिषा 27, तनिषा 27। किंशु, किंशु 28 एंड 20। ओके बेटा। भारती 14, भारती, भारती 14। क्षितिज 16, क्षितिज 16। एंड प्रिया, प्रिया, प्रिया ने नहीं लिखा, जो है ना अपना ये लास्ट रोल नंबर है इसका। रोल नंबर नहीं लिखा। हाँ, रोल नंबर ना वैसे 34 होगा, सर बता देंगे आपको बाद में, ठीक है। रूपाशी 2, रूपाशी 2 एंड वैष्णवी, इसका भी नहीं है रोल नंबर अभी, ठीक है। चलिए, तो आज क्लास लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तो 14 ही बचे हुए। मैडम 24 रोल नंबर। 24 रोल नंबर सन्नी। प्रेजेंट मैम। हाँ, और बोलो, और कौन रह गया? तनीषा 27, तनीषा तो हो गई है। सन्नी, सन्नी का हो गया 24। सनी दराल, सनी दराल का ही काम आया था मेरे पास ना कल। यस मैम।
तो देखो कि इतने ही बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक मैं 16 और एक जो है बच्चा अभी उसको जो है ना क्लास में वो नहीं किया है, काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो अब आप ये देख लो कि आप लोगों की सिचुएशन कैसी है। क्या करोगे आप लोग? ठीक है बेटा, है ओके, थैंक यू, बाय। कुछ करो बेटा।